हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबको इतना तो ज़रूर पता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, भले ही बच्चों को ये ना पता हो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, बट इतनी जो इसमें टर्म लिखी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इतना हर बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये कभी ना कभी उसने पढ़ा है। ठीक है, तो लेट हम जो हमारे कंसेप्ट हैं वापस ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पता ना हो कि लेट हमारे पास जो बॉक्स हैं, दो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। इस केस में हमारे पास जो ये ब्लैक से मैं शो करो, ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूट है। ठीक है, और हम यहाँ ये स्पेशल न्यूट्रिएंट अपटेक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग में पढ़ रहे हैं, तो हम इन्हें कोई भी न्यूट्रिएंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो यूजुअली एनवायरनमेंट में कम होता है। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है न्यूट्रिएंट का अपटेक करने में, बिकॉज वो मोस्टली न्यूट्रिएंट पूरे एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, तो एक तो हमारी ये कंडीशन हुई क्लियर। इसमें जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, आईसीएफ में प्रेजेंट है, वो ज़्यादा है, और बाहर ईसीएफ में कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, यानी बाहर कम है। तो अब इसका अगर ट्रांसपोर्ट कराना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस सब्सटेंस को अंदर लाना है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चा? ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? बिकॉज इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी हाई टू लो जाने की। नेचुरल ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बाहर जाना चाहेगा, बट हम इस सब्सटेंस को अंदर ला रहे हैं। ठीक है, अंदर ला रहे हैं, तो अंदर लाने के लिए हमें किसी का खर्चा करना पड़ेगा, एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अंदर जो सब्सटेंस है वो तो कम है, ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा है। तो अब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो हाई टू लो कंसंट्रेशन में हो रहा है, हाई टू लो। ठीक है, तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है सब्सटेंस की मूव करने की। तो ये कैसा हुआ? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, तो यहाँ पर एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमने सेपरेट वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। इसका जो ये वीडियो हमारा, उसमें क्या टॉपिक है हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और किस टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है? इसका बेसिस क्या है? ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और कहें तो स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ में आता है कि हम ये एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी हम डायरेक्टली एटीपी से ले रहे हैं, ठीक है, यानी एटीपी का हम डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और अगर हम अदर देन एटीपी सोर्स यूज़ करें, यानी डायरेक्टली एटीपी का यूज़ ना कर रहे हैं, नहीं करके कोई और एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम बात सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी को हम डायरेक्टली यूज़ किया, उसका एटीपी का हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन किया और ट्रांसपोर्ट कर लिया, यहाँ से हमें एनर्जी मिल गई, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर अदर देन एटीपी कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबको। सबसे पहले मैंने बात करी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब बिकॉज न्यूट्रिएंट अपटेक में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूट क्या है? न्यूट्रिएंट है। ठीक है, लेट इट बी ग्लूकोज हुआ। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे, क्लियर, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कि कोई भी एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, उसकी बाहर कंसंट्रेशन कितनी है और अंदर कितनी है, और उसके बीच का डिफरेंस वो ग्रेडियंट सेट करेगा। क्लियर, कि अलोंग दी हो रहा है, फिर अगेंस्ट हो रहा है, और एक्टिव में अगेंस्ट दी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगर इन्हीं नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, इन्हीं अनचार्ज मॉलिक्यूल्स की जगह
अगर आयन्स प्रेजेंट हों, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, तो अगर उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दोनों सेट हो सकता है, क्लियर। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट लिया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का खर्चा होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि एटीपी का खर्चा हो रहा है, बिकॉज अब हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, एटीपी को भी यूज़ कर सकता है, फिर दूसरी सोर्सेज भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमने अभी डिफ्यूजन भी देखा, ठीक है, एक थोड़ा सा हमने डिफ्यूजन को भी देखा, तो वहाँ पर हमने देखा कि डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उससे सिमिलर है कुछ वेज में, उससे रिजेंबलेंस शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है कि हमने देखा था कि जो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या देखा, लेट ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट है, और ये हमारा है सेल का, लेट मैं सेल ही बना देता हूँ, ये हमारा एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास कम प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लियर। तो अब जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, क्लियर। और किसके थ्रू हो रहा है, सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ बीच में कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन का केस, क्लियर। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, हमारे कुछ चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट इन चैनल्स के थ्रू होगा, ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू होगा। तो अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी सहायता ले रहे हैं किसकी, चैनल प्रोटीन्स की या फिर कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स को हम परमिएसेस भी कहते हैं, ठीक है। अभी भी ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बस इतना सा चेंज है कि यही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, कि अभी भी हम कुछ कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं, बट अब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अलॉन्ग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है, यानी अंदर लिटी बहुत ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो अभी भी हमने किसका यूज़ किया, अभी भी हमने इन प्रोटीन्स का यूज़ किया, ठीक है, किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया। तो यही चीज़ किस में सिमिलर है, यही चीज़ हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिमिलर है, ठीक है। तो यही वो पॉइंट लिखा है वहाँ पर कि एक्टिव डिफ्यूजन और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें यही एक सिमिलैरिटी है कि दोनों किसका यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम परमिएसेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमें पता है कि जैसे जो ये आपके परमिएसेस हैं, जो आपके कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी ये नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी होता है, क्लियर। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कैरियर सैचुरेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो आपको फैसिलिटेटेड में भी देखने को मिलता है। अब ये क्या चीज़ है, अब इसे समझते हैं। जैसे इस फिगर में मैंने बात करी, ठीक है, अगर एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि कोई भी किसी भी टाइप का आपका प्रोटीन नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपका कैरियर प्रोटीन नहीं है, कोई भी आपका चैनल प्रोटीन नहीं है, बस एक सिंपल ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो वेट अ बिट, सिंपल ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो लेट ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बाहर बहुत सारे, और अब इन्हें अंदर आना है, ठीक है। तो जितना ही अंदर आएंगे, ठीक है, लेट ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर आपकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट, ठीक है, ECF में, और ये इंट्रासेलुलर है, ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जितना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जितना ये सॉल्यूट बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, जितनी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्लियर, उतना ही इसके अंदर आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी उतना ही इसका रेट ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट का,
क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता है कि जितना मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा उतना ही रेट इंप्रूव करता जाएगा। ये किस में होता है? ये सिंपल डिफ्यूजन में होता है, ठीक है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोनों में ही हम किसका सहारा ले रहे हैं? हम कुछ प्रोटीन्स का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमें एक सैचुरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज लेट ये हमारा जो माइक्रोब है, ठीक है, इसमें इसके पास बहुत सारा, इसके आउटर में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा सब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारा न्यूट्रेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इस न्यूट्रेंट को इस पाथ के थ्रू, इस ब्रिज के थ्रू, जो हमारे परमिएसिस हैं, जो हमारे चैनल प्रोटीन्स हैं, ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी किसके थ्रू आ सकते हैं? सिर्फ अंदर इन ब्रिजेस के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेट हमारे पास ये माइक्रोब है, इसके पास 10 ब्रिज हैं, ठीक है, और 10 के 10 यूटिलाइज हो रहे हैं, क्लियर। तो मैं कितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा दूं सॉल्यूट का, तो मैं कितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा दूं सॉल्यूट का, अभी भी रेट इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। पहले तो रेट इंप्रूव करता रहेगा, पहले जब तक 10 के 10 जो ब्रिज हैं वो यूज़ नहीं हो जाते, वो कंज्यूम नहीं हो जाते, ठीक है, कि वो जब तक 10 के 10 ब्रिज बिजी नहीं है ट्रांसपोर्ट में, तब तक तो रेट बढ़ेगा जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो रेट है, जैसे ही जो हमारे ब्रिजेस हैं, जो हमारे परमेसिस हैं, वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनका सेचुरेशन हो जाएगा, क्लियर। तो अब मैं चाहे कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ाता रहूँ सबस्ट्रेट की, कितना इसे इंक्रीज कर लूँ, रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सेचुरेशन इफेक्ट। और ये हमें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोनों में ही हमने इन ब्रिजेस का यूज़ किया, ठीक है, इन परमिएसिस का यूज़ किया, चैनल प्रोटीन्स का यूज़ किया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं, अब एक चीज़ पे यहाँ पे डिफर करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। कैसे? देखो, हमें पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो मतलब एक्टिव में एनर्जी का खर्चा कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर हम किसी तरह से किसी भी वे में एनर्जी की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें तो कौन इफेक्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगा, ठीक है, फैसिलिटेटेड नहीं होगा। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो इतना इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कौन सा हुआ बच्चा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं वो किससे इफेक्ट करते हैं? वो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, क्लियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, ई कोलाई जो है, ठीक है, ई कोलाई काफ़ी सारे शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के अंदर लेता है, किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन ट्रांसपोर्टर्स का, किन ब्रिजेस का यूज़ करके करता है, किन परमेसिस का यूज़ करके करता है? वो है ABC ट्रांसपोर्टर। इनका फुल फॉर्म क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसका यूज़ करके एंटीबायोटिक्स को भी बाहर निकालता है, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स इसे हार्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रग रेजिस्टेंस भी शो करता है, क्लियर। तो ये सारे काम किससे कर रहे हैं? सारे के सारे काम ई कोलाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर रहा है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिस ट्रांसपोर्टर का यूज़ हुआ वो उसका नाम क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे इस टाइप के और भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी का यूज़ होगा और इस एनर्जी के यूज़ के बेसिस पर ही इसे दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अगर एनर्जी डायरेक्टली ATP के फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर अदर देन ATP हो रहा है तो हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक जो इस वीडियो का टॉपिक है वो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली यूज़ हो रहा है ATP का, ठीक है। बाकी तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ही, तो हम सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को मूव करेंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। मेन बात क्या है? डायरेक्टली यूज़ करें ATP का। अब इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक कैसा पंप है? एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, एक तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है, एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है, ठीक है, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। और अगर हम आयंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है।
और ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कौन सेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप, जो एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कौन सा है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये करता क्या है? ये 3 सोडियम को अंदर आने देगा, और इसके बाद 1 मिनट, ये 3 सोडियम्स को सेल के अंदर लाएगा, और 3 सोडियम को सेल के बाहर ले जाएगा, और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा, ठीक है। और ये अगेन, अब आप आइडिया लगा सकते हैं बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है। तो मतलब 3 सोडियम को अगर सेल के बाहर ले जा रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सेल के बाहर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, नहीं सॉरी, सोडियम कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर कम है, तभी तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, ठीक है। और जो और जो पोटेशियम को अंदर ला रहा है ये, ठीक है, पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ला रहा है अंदर, यानी अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। तो मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर एनर्जी का खर्चा हो रहा है, डायरेक्टली एटीपी यूज़ हो रहा है। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल के बाहर का स्पेस है जिसे हम ECF कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये क्या है यहाँ पर? ये हमारा ICF, इंट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का, जो माइक्रोवेव्स के अंदर का, ठीक है। ये रहा हमारा एक्टिव, ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, क्लियर। अंदर की तरफ ये फेस कर रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ इसका मुंह ओपन है। तो अब क्या होगा कि जब अंदर की तरफ ये इसका मुंह ओपन होगा, ठीक है, जब अंदर की तरफ इसका मुंह ओपन होगा तो अंदर क्या है? अंदर ये सोडियम से ज़्यादा प्यार करता है, अंदर इसे सोडियम से ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो क्या होगा कि 3 सोडियम के मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएंगे। ये जो ऑरेंज शो रहे हैं ये 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस 3 सोडियम के मॉलिक्यूल से अटैच हो गए, यानी जब ये इंट्रासेलुलर फेस कर रहा है पंप, तो इसकी एफिनिटी सोडियम के लिए ज़्यादा है, यानी उसके लिए प्यार ज़्यादा है। तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल चिपक गए, ठीक है। अब जैसे 3 सोडियम के मॉलिक्यूल चिपके तो इससे आकर ATP भी चिपक गया, ठीक है। इससे आकर क्या हुआ? ये ATP भी चिपक गया, क्लियर। क्योंकि इसने देखा सोडियम, इसका सोडियम से भाईचारा है, इसने कहा अच्छा सोडियम से इसने प्यार शुरू किया तो मैं भी से आकर चिपक जाता हूँ, ठीक है। तो ATP से चिपका, ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी ADP निकल गया और फॉस्फेट जुड़ा रह गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली सोडियम के चिपकने की वजह से फॉस्फेट भी जाकर चिपक गया, ठीक है। अब क्या होता है? जैसे ही फॉस्फेट चिपका, इस पंप ने क्या करी? अपनी शेप चेंज कर ली। इस पंप ने में कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आए, जिससे पहले तो ये अंदर की तरफ ओपन था, अब ये बाहर की तरफ ओपन है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन को फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसे पोटेशियम को देकर पोटेशियम से प्यार हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा? 3 सोडियम को तो क्या कह देगा? अलविदा कर देगा। 3 सोडियम को इसने अलविदा कर दिया, ठीक है। तो 3 सोडियम का बाहर भेजने का काम इसका हो गया, सेल के बाहर ले आया उसे, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और 2 पोटेशियम को इसने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इसे उससे प्यार हो गया, ठीक है, तो इसने 2 पोटेशियम को चिपका लिया, क्लियर। अब क्या होगा? जैसी ये चीज़ फॉस्फेट ने देखी, तो फॉस्फेट ने इसे इसकी बेवफाई देखी इस पंप की, तो फॉस्फेट भी इसे छोड़कर चला गया, ठीक है। बिकॉज वो आया किसके लिए था? वो सोडियम के लिए आया था, क्लियर। तो उसने सोडियम को छोड़ा तो फॉस्फेट भी इसे छोड़ के चला गया, और जैसे इसे फॉस्फेट छोड़ कर गया तो वापस इसे ये अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है, वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। बिकॉज इसने कन्फर्मेशन चेंज क्यों की थी अपनी? बिकॉज फॉस्फेट अटैच हो गया था, ठीक है। तो जैसे ही फॉस्फेट इससे रिमूव हुआ तो ये वापस अपनी कन्फर्मेशन इसने रिवर्स कर ली, वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, यानी इंट्रासेलुलर रीजन को फेस कर रहा है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, क्लियर। और जैसे इसने सेल के साइटोप्लाज्म को फेस किया तो वापस इसे याद आ गया कि नहीं, मुझे तो प्यार किससे था? मुझे प्यार सोडियम से ज़्यादा था। यानी अंदर जब ये फेस करेगा तो इसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होगी? सोडियम के लिए ज़्यादा होगी। जबकि अगर बाहर फेस करेगा तो इसकी एफिनिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बाहर अगर ये फेस करेगा तो ये सोडियम को छोड़ देगा और पोटेशियम को पकड़ लेगा, और अंदर ये फेस करेगा, अंदर की तरफ इसका मुंह ओपन होगा तो ये सोडियम को पकड़ लेगा और पोटेशियम को छोड़ देगा। तो वापस जब ये फॉस्फेट इससे अटैच रिमूव हुआ, इसने अंदर की तरफ फेस अपना ओपन किया तो इसने पोटेशियम को अलविदा कर दिया, ठीक है, जैसे फिगर में शो रहा है आपको, इसने पोटेशियम को अलविदा कर दिया और ये फॉस्फेट भी रिमूव हो गया, ठीक है। और अब वापस कौन जुड़ जाएगा? वापस से सोडियम जुड़ जाएगा। तो साइकिल क्या होगा? कंटिन्यू होती रहेगी।
तो इस पूरी साइकिल में क्या हुआ कि हमारे 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर चले गए, ठीक है, और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर आ गए, ठीक है। यही काम कौन करता है? यही काम हमारा करता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। और इसी तरह ये मेम्ब्रेन वोल्टेजेस को सेट करता है, ठीक है। बिकॉज इन आयंस के जब ये आयंस बाहर एक्यूमुलेट होंगे, बिकॉज बाहर सोडियम जो अमाउंट में होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। 3 सोडियम इसने बाहर भेजे और 2 पोटेशियम अंदर ला रहा है, ठीक है। तो भले ही पॉजिटिव चार्ज अंदर ला रहा है, बट रिलेटिव डिफरेंस की वजह से ज़्यादा पॉजिटिविटी बाहर होगी सेल मेम्ब्रेन के, और अंदर की साइड कम पॉजिटिविटी होगी। तो अंदर यानी रिलेटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसने क्या क्रिएट कर दिया? इस पंप ने एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसके थ्रू कंडक्शन होता है। क्लियर? तो देख लेते हैं ये पंप कैसे कैसे एक्ट करता है, जो हमने सब पढ़ा है इसकी एक रीड लेते हैं। तो हमने कहा कि पंप जो था, पंप बाहर की तरफ अंदर की तरफ ओपन था। अंदर की तरफ जब ये ओपन था, इसे किससे प्यार था? किससे हाई एफिनिटी शो करी इसने? सोडियम आयन से, ठीक है। तो उसने 3 सोडियम आयन को उठा लिया। क्लियर? जैसे इसने 3 सोडियम आयन को उठाया तो एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ और फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच हो गया, क्योंकि इसने सोडियम से भी दोस्ती करी तो फॉस्फेट भी आके चिपक गया, ठीक है। जैसे ही फॉस्फेट चिपका तो फॉस्फेट के चिपकने से इस पंप में चेंज का शेप आया, सॉरी इस पंप में शेप का चेंज आ गया, ठीक है। शेप का चेंज आने से क्या मतलब? पहले ही अंदर की तरफ ओपन था, अभी बाहर की तरफ ओपन कर गया। और जैसे ही इसने बाहर की दुनिया देखी, इसे पोटेशियम से प्यार हो गया, ठीक है। यानी अब क्या हुआ? सोडियम के लिए लो एफिनिटी, तो इसने सोडियम को छोड़ दिया बाहर। 3 सोडियम को मॉलिक्यूल को इसने बाहर छोड़ दिया और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को इसने अंदर ले लिया, ठीक है। और जैसे ही बेवफाई किसने देखी? जैसे ही बेवफाई फॉस्फेट ने देखी, फॉस्फेट रिमूव हो गया इससे, फॉस्फेट इसका साथ छोड़ के चला गया, ठीक है। और फॉस्फेट के रिमूवल से वापस ये इसमें जो शेप में चेंज आया था वो रिवर्स हो गया, और अब पंप वापस अंदर की तरफ ओपन कर गया, ठीक है। अंदर की तरफ ओपन करते ही इसे पुराना अपना प्यार ध्यान आ गया, यानी पोटेशियम के लिए इसकी एफिनिटी लो हो गई, सोडियम के लिए बढ़ गई। तो पोटेशियम के 2 आयंस जो हैं वो अंदर रिलीज हो जाएंगे और वापस ये 3 सोडियम के आयन जो है उन्हें पकड़ लेगा। इस तरह साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।